विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद यानी इनका सीधा सा संबंध है मर्केंटाइलिज्म या फिर व्यापारिक गतिविधियाँ। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपदा में प्रयोग किया था। ये पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके बाद में वाणिज्यवाद या मर्केंटाइलिज्म एक लोक प्रचलित शब्द हो गया। जर्मन के एक विद्वान थे गुस्ताव स्मोलर तथा स्वीडन के एली हैक्सर ने भी आर्थिक विषयों से संबंधित सरकारी नीति के कुछ विशेष विचारों को जब उसने अभिव्यक्त किया तो उसने भी वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया। एडम स्मिथ व हैक्सर ने जहां वाणिज्यवाद की आलोचनात्मक व्याख्या की, वही गुस्ताव स्मोलर ने इसकी प्रशंसा भी की। ये एक उनका सोचने का दृष्टिकोण था, यानी एक गुणों के ज़्यादा पक्ष में था तो दूसरा अवगुण के पक्ष में था। हम ये भी पढ़ के आए हैं कि शुरुआत में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ जो मध्यकाल की उपज थी, और मध्यकाल के अंदर ही जब पुनर्जागरण हो गया तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और दोनों ही चीज़ों के द्वारा जो व्यापार को गति मिलनी चाहिए थी वो मिलनी प्रारंभ हुई। क्योंकि जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो उन्होंने वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम भी किया। पहले कोई व्यक्ति जिनके पास बहुत धन संपदा थी वह इसलिए पैसा नहीं देता था किसी को क्योंकि उसके बदले उसको कोई इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलता था, और ब्याज लेना धर्म के विरुद्ध था। इसलिए न कोई पैसा देता था, और व्यापार वाणिज्य के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इसलिए धर्म सुधार आंदोलन के अंदर ये मेथड तो टूट गया। इसलिए लोग पैसा एक व्यक्ति को देना और लेना दोनों अब निरर्थक नहीं समझे जाते थे। दूसरी बात यह भी थी कि पुनर्जागरण के काल से सामंतवाद को निरंतर उसकी अवनति हुई, पतन हुआ, एक तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया, और इसकी जगह यानी सामंतवादी विचारधारा की जगह एक नई विचारधारा पनपी जिसको हम वाणिज्यवाद भी कहते हैं। इसमें व्यापार और वाणिज्य के नियमित व नियंत्रित इस रूप में किया जाता है कि राष्ट्रों को अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त हो। इसलिए इसको कई बार धातु युग भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की यह सोच होगी कि व्यापार वाणिज्य इस तरह से हो कि एक राष्ट्र के पास या एक व्यापारी के पास अधिक से अधिक सोना और चांदी इकट्ठा हो जाए, उसका कोष उससे भर जाए। इसलिए क्योंकि सोना चांदी ही सबसे बहुमूल्य वस्तु थी और उसी के रूप में धन संग्रह होता था, इसलिए ये इस युग को धातुवाद या धातु युग भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये विचारधारा उद्भव होती है और 18वीं सदी के अंत तक होते होते वाणिज्यवाद एक नियमित इस तरह की गतिविधि बन गई और प्रत्येक राष्ट्र का एक लक्ष्य बन गया। लेकिन इनमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रत्येक देश कम से कम आयात करना चाहता था और निर्यात अधिक से अधिक करना चाहता था। उस निर्यात के बदले वो ये लालसा में रहता था कि उसको सोना और चांदी बहुत बड़ी मात्रा में मिले, यानी लाभ के रूप में वह सोना चांदी लेना पसंद करता था। अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद इसको और ज़्यादा गतिविधि मिली। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पाश्चात्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित व संचालित करने के लिए विभिन्न विचारों व सिद्धांतों का सूत्रपात हुआ, उसे भी वाणिज्यवाद कहते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के व्यापार वाणिज्य की जो गतिविधियां थी उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप हुए उन सबको हम वाणिज्यवाद में शामिल करते हैं। समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन लाभ की अंतर्निहित मूल भावना से शुरू होता है और लाभ वाणिज्यवाद की मूल भावना है, यानी सबसे ज़्यादा लाभ हो प्रत्येक ये चाहता था। इसलिए उत्साही खोजकर्ताओं ने अनेक अज्ञात देशों को खोजा, क्योंकि वो अपना उत्पादित माल वहाँ बेचना चाहते थे और वहाँ से अगर प्राप्त हो सके
तो कच्चा माल वो लाना चाहते थे। इसलिए जिन लोगों ने या जिन देशों ने धर्म प्रचारक भेजे तो उनमें भी व्यापार वाणिज्य की अंतर्निहित भावना निहित थी। कुल मिलाकर के यूरोप के अंदर एक ऐसी स्थिति चली, यानी वाणिज्यवाद 3 जी पर आधारित था। पहला है सवर्ण, दूसरा है गौरव और तीसरा ईश्वर, यानी गोल्ड, गैलोरी एंड गोट, यानी इन 3 चीज़ों पर प्रभावित था। इस अवधि में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना पर भी व्यापक बल दिया जा रहा था, और शक्तिशाली वही होगा जिनका व्यापार वाणिज्य दूर दूर तक फैलेगा, क्योंकि अर्थ से शक्ति बढ़ती है। कोई भी देश धन से सेना भी बढ़ा सकता है, व्यापार वाणिज्य से अपना आर्थिक खजाना भी भर सकता है, नए प्रयोग प्रशिक्षण कर सकता है, नई मशीनों आदि का आविष्कार भी कर सकता है, लेकिन उस देश के पास अधिक से अधिक मात्रा में सोना चांदी हो। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपना निर्यात करके अपने यहाँ सोना और चांदी के रूप में उसके बदले में जो कुछ लेना पसंद करता था वो यही लेना चाहता था। इसलिए ये इसकी एक कमजोरी भी थी, या इसमें कहते हैं एक अंतर्निहित एक कमी थी। वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का एक प्रमुख दुष्परिणाम था दास व्यापार। यूरोपीय व्यापारियों ने धन कमाने के लिए अफ्रीका से बड़ी संख्या में दास लाए। यूरोप व अमेरिका में उन्होंने बेचे। स्पेन और इंग्लैंड के व्यापारियों ने इसमें अमानवीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया। वाणिज्यवाद के अंतर्गत उपनिवेशों पर शासक देश के अलावा अन्य किसी देश से व्यापार पर भी प्रतिबंध लग गया। इसलिए अपने मातृ देश, जो यानी अपना उसका मालिक है या जिसका वो देश उपनिवेश है, उसी के साथ वो व्यापार वाणिज्य कर सकता है। वाणिज्यवाद के वास्तविक अंतर्निहित के स्वरूप के बारे में भी मत विभिन्न है। अंग्रेज अर्थशास्त्री विलियम कनिंघम के अनुसार वाणिज्य राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्त करने का एक साधन था। वो तो यह कहते हैं। दूसरा मत क्या कहता है कि वाणिज्य आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने का एक प्रयास है। तो तीसरा और मत है कि वाणिज्यवाद सत्ता प्राप्त करने का प्रयास था, अर्थात राजनीतिक शक्ति पाने का आर्थिक साधन था। बात इनके पीछे सीधी सी है कि जैसे भारत के अंदर चाणक्य या कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, उसने अपनी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र इसलिए रखा था कि बिना धन के कोई भी प्रयास नहीं हो सकता। धन में ही शक्ति ही मान के चलिए, और धन से ही बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए फ्रांसिस बेकन जो यूरोप का लेखक था, वाणिज्यवादी शक्तिशाली एवं स्थापित करने की नीति थी। वाणिज्यवाद क्या है? शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की एक नीति है। प्रत्येक राष्ट्रवादी राज्य स्वयं को सुदृढ़ व शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसके लिए वह अधिकाधिक उद्योग स्थापित करे, समुद्र पार अपने जो उपनिवेश हैं वहाँ से व्यापार वाणिज्य से अधिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर था, और अधिकाधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए लालायित था। ये वाणिज्यवाद की मूल भावना थी। अब वाणिज्यवाद के कुछ सिद्धांत या इनको प्रवृत्तियाँ भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ इनका भी अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। धातुवाद वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांतों में एक है। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वाणिज्यवाद को धातुवाद की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि सबसे बड़ी मात्रा में सोने और चांदी इन्हीं को स्वीकार किया जाता था। इनके बदले आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हो, इसलिए इसको धातु युग भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त करना था और उसे सुरक्षित भी रखना था, यानी आ गया खजाने में तो उसको निकालना भी नहीं था। इसलिए वाणिज्यवादियों का प्रसिद्ध नारा था, अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। वाणिज्यवादी विद्वान विलियम पेटी का मत है कि सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि बहुमूल्य धातुएं संचय करके उनमें वृद्धि करना ही व्यापार वाणिज्य का अंतिम ध्येय। ये बहुत मेन प्रवृत्ति है या सिद्धांत है इसका। ये वस्तुएं न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील है, यानी हर युग के अंदर ये तो चलती रहेंगी। इस प्रकार यह भावना महत्वपूर्ण थी कि धन से युद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि उससे अस्त्र शस्त्र खरीदा जा सकता है, सैनिक रखे जा सकते हैं, उनसे जलपोत आदि सभी क्रियाकलाप हैं वो किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं या इकट्ठे किए जा सकते हैं।
इसलिए धातु का अधिकाधिक संचय किया जाना चाहिए। दूसरी थी है सिद्धांत या प्रवृत्ति है अनुकूल भुगतान संतुलन। अनुकूल भुगतान संतुलन यानी वाणिज्यवाद का एक अन्य आधारभूत सिद्धांत था। अनुकूल कब रहेगा किसी भी देश के, जब उसका निर्यात तो ज़्यादा हो और आयात कम हो। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता था कि किसी भी देश के साथ आयात कम से कम किया जाए और उसको बेचा ज़्यादा जाए। आयात और निर्यात के बीच जो फर्क होगा वह उनका लाभ होगा। इसलिए हर देश की एक सोच थी कि व्यापार किया जाए लेकिन लाभ का व्यापार किया जाए, और उन जो लाभ के जो पैसे हैं उनसे आप उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दोगे, कृषि खनिज उत्पादन आदि में वृद्धि करोगे, उपनिवेशीकरण व वाणिज्यवादी गतिविधियों को बढ़ावा दोगे ताकि व्यापार वाणिज्य अनुकूल बना। वाणिज्यवाद की एक और भी प्रवृत्ति थी, प्रत्येक देश को उपभोक्ता वस्तुओं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक देश जरूरी जो सामान था वो सब खुद बनाए, उसका अधिक उत्पादन करें और अधिक उत्पादन करने के बाद जो उत्पादन का अधिक है उसका निर्यात करें। विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं उनके आयात पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। देश का जो धन है वो कम से कम बाहर जाए और दूसरे देश से धन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। ये एक अन्य प्रवृत्ति है। व्यापार वाणिज्य की एक और प्रवृत्ति है कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ व्यापार वाणिज्य पर जोर दिया जाए। आत्मनिर्भरता के साथ यानी प्रत्येक राष्ट्र स्वयं आत्मनिर्भर हो, मैक्सिमम उपभोग वस्तुएं हैं वो तो खुद बनाए और इसका अतिरिक्त उत्पादन है वो विदेश को निर्यात किया जाए, बदले में सोना चांदी प्राप्त करे, यानी उसके बदले में भी जो महंगी धातु है वो ही प्राप्त करे। इसके लिए उन्हें समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और विशालकाय माल वाहक जलयानों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी नौसेना होनी चाहिए। यह चीज़ें भी व्यापार वाणिज्य की एक मूलभूत प्रवृत्ति है। एक अन्य प्रवृत्ति और यानी उपनिवेशीकरण। वाणिज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है उपनिवेशीकरण, यानी प्रत्येक देश, विशेष करके यूरोपीय देश ये सोचते थे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश हो ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना जो उत्पादन है वो बेचा जाए, और अगर उस देश के स्वामी बन जाए यानी वो अपना उपनिवेश बन जाए तो सस्ती से सस्ती कीमत पर उस देश का कच्चा माल अपने उद्योगों के लिए यहाँ लाया जाए और विशेष करके उन पर शासित या शासन करने की एवज में एक कर के रूप में ही वो कच्चा माल उसे प्राप्त कर लिया जाए। तो इसके लिए प्रत्येक देश के अंदर ये होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाए जाएं और इस तरह से उपनिवेश बनाए गए। एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र थे वो लगभग उपनिवेशवाद के अधीन हो गए, यानी उसकी भेंट चढ़ गए। वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि राष्ट्रवादी राज्य को बाहरी सुरक्षा के अतिरिक्त देश के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, यानी देश के अंदर शांति होगी तो वह देश आर्थिक रूप से अधिक समर्थ होगा और शक्तिशाली होगा। अगर राजनीतिक अशांति होगी तो वो देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए वाणिज्यवादी प्रवृत्ति कहती है कि अनावश्यक विवादों, झगड़ों और युद्धों से बचा जाए और अपने देश के आंतरिक मामलों में पूर्णतः शांति स्थापित की जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार दोनों को भी इससे फायदा मिले। तो ये महत्वपूर्ण उसके सिद्धांत थे वाणिज्यवाद के। अब कल इसके बारे में यानी वाणिज्यवाद की जो प्रेरक तत्व थे और वाणिज्यवाद के जो परिणाम थे वो क्या निकले या फिर बाद में इसका पतन क्या हुआ उस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।